देखिए, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सबसे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया था कि जिसके अंदर एक सिंगल पर्सन आपके पास सारे की सारी चीज़ें मैनेज करता है। उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो था वो जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस था, जिसके अंदर एक पूरी की पूरी फैमिली आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। विद द बर्थ आपके पास राइट्स मिल जाते हैं उस पर्सन को बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप के। तो इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स हम लोगों ने देख ली थी। थर्ड जो हमने किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि आप ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर के एक सोसाइटी जो है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता था कि कोई भी सामान जो हम है बल्क के अंदर ख़रीद सकते हैं, तो आप मिडलमैन को एलिमिनेट कर देते हो तो आपको वो सामान सस्ते पड़ जाते हैं। तो अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी वो हमने देखी थी कि आपके पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो कंज्यूमर हो सकती है, प्रोड्यूसर हो सकती है, मार्केटिंग के लिए हो सकती है, फार्मर्स की हो सकते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो अलग हर एक सोसाइटी के अपने फीचर्स हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। फिर हमने देखा था पार्टनरशिप्स कि आपके पास पार्टनर्स कौन होते हैं, कि एक से ज़्यादा पर्सन जब मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर वो लोग अपने प्रॉफिट और रिस्क को शेयर करते हैं, तो उनको हम पार्टनर्स बोल देते हैं। तो पार्टनरशिप के अंदर हमें प्रॉफिट मोटिव के लिए ही काम करना होता है, जिसमें प्रॉफिट को हम शेयर कर करके चलते हैं। तो पार्टनरशिप के आपके पास फीचर्स जो थी कि ईज़िली फॉर्म कर सकते हो आप, दो से ज़्यादा पार्टनर आपके पास होने चाहिए, लाइबिलिटी आपके पास अनलिमिटेड ही थी, रिस्क बेयरिंग आपके पास शेयर हो जाता है, प्रॉफिट शेयर हो जाता है, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है, कॉन्टीन्यूटी चल पड़ती है। तो इस तरह के कुछ हमारे पास इसके फीचर्स थे। फिर हमने देखा था टाइप ऑफ पार्टनर आपके पास क्या होते हैं। आपके पास पार्टनरशिप एट विल या पर्टिकुलर पार्टनरशिप हमने देखी थी, जनरल पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप हमने देखी थी। ये आपके पास अलग अलग तरह के पार्टनर्स थे, जिसमें एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल और पार्टनर्स बाय एस्टॉपल, ये 5 तरह के पार्टनर्स हमने डिस्कस किए थे। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो थे कर चुके थे। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता था कंपनी, कि कंपनी क्या होती थी। शायद हमने थोड़ा बहुत पार्ट कंपनी का भी डिस्कस किया हो, कि कंपनी हमारे पास क्या था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स था जो फॉर्म की जाती है टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज़, और इसका एक लीगल स्टेटस होता है और एक अलग से कंपनी की सील होती है। ठीक है, कंपनी की सील से हमारे पास क्या मतलब था कि जब तक उस कंपनी की वो सील किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं लगेगी तो आप उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो चीज़ ऑथराइज नहीं की गई है कंपनी से। कंपनी कभी भी बनाई जाएगी तो उस कंपनी के अंदर आपके पास ग्रुप ऑफ पर्सन्स पैसा जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं। तो जो भी पर्सन्स अपना पैसा लगाते हैं उन पर्सन्स को बोला जाता है शेयर होल्डर्स। और जितने अमाउंट का पैसा जितना पैसा वो लगाते हैं उतने अमाउंट का उनको शेयर दे दिया जाता है उस कंपनी के अंदर। तो कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट होगा तो हर एक शेयर होल्डर को अमाउंट ऑफ जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट दे दिया जाता है। इसकी कुछ फीचर्स थी जिसके अंदर आपके पास आप डेफिनेशन से भी देख सकते हो कि इसकी जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है, परपेचुअल सक्सेशन की कंटिन्यूस चलती रहती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स आपके पास होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स होती है, एक कॉमन सील आपके पास होती है। जो भी कंपनी आपके पास बनाई जाती है वो कंपनी गवर्न की जाती है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपके पास वो कंपनी को रेगुलेट किया जाता है। तो इससे पहले 2013 से पहले हमारे पास कुछ अलग अलग एक्ट्स थे जिसके अकॉर्डिंग कंपनीज को फॉर्म किया जाता था। तो डे बाय डे आपकी इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस किए गए और उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को बदलाव किया जाता है। तो सबसे पहले 1866 के अंदर कंपनी का एक्ट आया था, फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, फिर 1882, फिर 1913। ये आपके पास अलग अलग एक्ट जो हैं वो अलग अलग एक्ट आपके पास बनाए गए हैं। फिर कंपनीज एक्ट 1956, जो भी मॉडिफिकेशंस कंपनीज एक्ट के अंदर की जाती हैं तो एक्ट आपके पास एक नया एक्ट बन करके आ जाता है। इसकी हमने फीचर्स देखी थी कि सेपरेट लीगल एंटिटी, कि आपके पास कोई भी कंपनी फॉर्म होती है तो वो कंपनी आपके पास एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है। उस पर्सन के ऊपर या उस कंपनी के ऊपर अलग से केस किया जा सकता है,
या वो कंपनी किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल फर्म या ग्रुप ऑफ फर्म्स के ऊपर केस कर सकती है। तो एक लीगल एंटिटी अलग से तैयार की जाती है उस कंपनी की, जो कि सेपरेट होती है उसके ओनर्स या उसके शेयर होल्डर से अलग। लायबिलिटी आपके पास कंपनी की अलग होती है, उसके शेयर होल्डर्स और उसके ओनर्स की अलग होती है। तो कभी भी हम बात करेंगे तो एक कंपनी की लायबिलिटी या उसकी लीगल एंटिटी वो सेपरेट रहेगी। आर्टिफिशियल पर्सन मैंने बता दिया कि एक अलग से सेपरेट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है उस कंपनी को, ठीक है। तो सिर्फ वो कंपनी आपके पास नेचुरल पर्सन्स की तरह खाती या ब्रीद नहीं करती, बाकी जो भी काम होते हैं कि आप सू कर सकते हो किसी पर्सन को, या आप किसी पर्सन से पैसा उधार ले सकते हो, किसी को उधार दे सकते हो, तो वे सारी की सारी चीज़ें एक कंपनी भी कर सकती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिए। आपके पास जो एक्ट है, एक्ट 2013 का लेटेस्ट एक्ट जो आपके पास है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्म की जाती है कंपनी। क्योंकि कंपनी को एक एक्ट के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म करना है, तो उसके लिए अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने होते हैं, जिसका प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो एक एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना। तो बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं कोई भी कंपनी फॉर्म करने के लिए, ठीक है। फोर्थ हमारे पास था परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन से आपका मतलब क्या था कि आपने जब लॉ के अकॉर्डिंग किसी कंपनी को क्रिएट किया गया है, तो आप उस को कंटिन्यू रखोगे। किसी एक ओनर की या किसी एक शेयर होल्डर की डेथ से इसके ऊपर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कंटिन्यू रहेगी। प्लस जब आपने कंपनी को एक लॉ के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, तो उस कंपनी को आप एंड भी बाय लॉ ही करोगे। तो आपको रिटर्न के अंदर कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर देना पड़ता है कि आप इस कंपनी को एंड कर रहे हो। और यदि किसी कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की कोई डेप्ट होती है, तो वो डेप्ट आपको क्लियर करनी पड़ती है कंपनीज को क्लोज करने से पहले, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन के अंदर आप स्टार्ट भी बाय लॉ करोगे और एंड भी बाय लॉ करोगे। स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, आपको स्टार्ट करना है तो भी और आपको एंड करना है तो भी। तो दोनों ही प्रोसेस के अंदर आपके पास सक्सेशन जो है वो चलता रहेगा। किसी एक मेंबर की डेथ होने से कंपनीज के ऊपर किसी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है कंट्रोल। जो आपके पास ओनर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है, दोनों अलग अलग हमारे पास होते हैं। ओनर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं, जो कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस को मॉनिटर करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। डिसीजंस अल्टीमेटली ओनर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होते हैं, बट उसको मैनेज करने का काम आपके पास जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। तो कंट्रोल आपके पास मैनेजमेंट के पास रहता है। ओनर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है इस केस में। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी इसके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी, जितने भी मेंबर्स कंपनी के होते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना अमाउंट उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, सिर्फ उतने अमाउंट को लेकर के उनकी लायबिलिटी होती है। उससे ज़्यादा लायबिलिटी किसी भी शेयर होल्डर की नहीं होती है, ठीक है। तो लायबिलिटी इस केस के अंदर आपके पास लिमिटेड रहेगी। किसी भी शेयर होल्डर या किसी भी आपके पास पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जाएगी इन केस कंपनी के ऊपर डेप्ट रहती है तो भी। फिर हमारे पास आता है कॉमन सील। कॉमन सील से हमारा मतलब था कि कंपनी की एक अलग से स्टैंप रहती है, कॉमन सील रहती है। जिस पेपर के ऊपर कंपनी की कॉमन सील अटैच होगी तो वो ऑथराइज्ड होगा कंपनी के थ्रू। यदि किसी पेपर के ऊपर कंपनी की स्टैंप नहीं है तो वो ऑथराइज्ड नहीं माना जाएगा कंपनी का, वो पेपर कंपनी का नहीं माना जाएगा। रिस्क बेयरिंग, क्योंकि कंपनी के अंदर आपके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काम करते हैं, तो कंपनी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कभी भी किसी तरह का कोई रिस्क लेना है। क्योंकि अब पैसा भी उनके पास ज़्यादा होता है, मैनेजमेंट भी क्वालिफाइड पर्सन्स की होती है, तो वो रिस्क ले सकते हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है। फिर
इसकी हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स शायद नहीं की थी, एक बार हम ये देख लेते हैं। सबसे पहली मेरिट तो जो इसकी रहती है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी से हमारे पास क्या मतलब था? लिमिटेड लाइबिलिटी से हमारे पास मतलब होता है कि जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर होल्डर ने, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही रहेगी, उतना ही पैसे के लिए वो लाइबल रहेगा, उतना ही पैसा वो मैक्सिमम देगा किसी पर्सन को, उससे ज़्यादा पैसा वो नहीं देगा। जबकि हमारे पास सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती थी। पर कंपनी के केस के अंदर सिर्फ आपका जो जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है उतनी तक ही लाइबिलिटी आपकी रहेगी, उससे ज़्यादा किसी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं है। सेकंड, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर आपके पास आप अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हो, आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। जबकि पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर, इन केस के अंदर आपका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं होता था। यदि मैंने किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो मैं अपने 10,000 शेयर किसी दूसरे पर्सन को बेच करके अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या मैं उन 10,000 शेयर को ओपन मार्केट में भी बेच सकता हूँ और उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। तो आपके पास किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं करोगे। हम कभी भी अपनी मर्ज़ी से अपना इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेकंड पर्सन को, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब आपके पास था कि यदि जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में से किसी 2, 4, 5, 10 पर्सन की मिस हैपनिंग में डेथ वगैरह भी हो जाती है तो भी कंपनी चलती रहेगी। कंपनी कभी भी क्लोज़र के मोड पे नहीं आती है किसी भी पर्सन की डेथ की वजह से, या इंसॉल्वेंसी की वजह से, या किसी ने रिज़ाइन कर दिया उसकी वजह से, या कोई रिटायर होकर के चला गया उसकी वजह से। कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि उसको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्लोज़र प्रॉपरली पेपर पे नहीं दिया जाएगा, तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस के अंदर आपकी रहती है। फोर्थ आपके पास इसका आ जाता है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। स्कोप फॉर एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जब आपके पास कैपिटल जो लगी होती है और कैपिटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की लगी होती है, तो हमारे पास जो कैश होता है, जो कैपिटल होती है, फाइनेंस जो होता है, वो फाइनेंस अवेलेबल होता है काफ़ी बड़े क्वांटिटी के अंदर। तो हम अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में ओपन कर सकते हैं, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर भी हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। किसी कंपनी का नाम बता सकते हो जो मल्टीपल सिटीज़ के अंदर ऑपरेट कर रही हो? कोई भी किसी कंपनी का नाम बता सकता है? सर पैट्रिक ब्लेंड। ठीक है। सबसे कॉमन नाम आप लोगों के पास एक आता है, रिलायंस में कौन कौन जाता है? यस सर। जाते हैं सभी सब? जाते हैं। यस सर। सभी जाते हैं। तो रिलायंस आपको एक शहर में मल्टीपल स्टोर्स भी मिल जाएंगे, और हर कोई भी शहर ले लो आप, हर शहर के अंदर उसका स्टोर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सर इसीलिए हाँ जी, सभी तरह की कंपनीज आपके पास कोई भी है, वो सारी कंपनीज ऑलमोस्ट आपको हर शहर के अंदर मिल जाएगी, चाहे वो पिज़्ज़ा हट है, चाहे वो मैकडोनल्ड्स है, चाहे वो डोमिनोज़ है, चाहे आपके पास कोई भी शू के कंपनी ले लो, वुडलैंड ले लो, आप कोई भी ले लो, तो उन सभी कंपनीज़ के आपके पास हर शहर के अंदर ऑफिसेज मिल जाएंगे, हर शहर के थ्रू वो मैनेज होता है। तो इन कंपनीज़ ने क्या किया है, जब हर शहर के अंदर वो अपनी पहुंच बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कोई भी कंपनी जो है वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है, क्योंकि उसके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं होती है, उसके पास मैनेजमेंट की कोई कमी नहीं होती है, लोन वो ले सकती है, नए शेयर्स वो इश्यू कर सकती है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो कोई भी कंपनी के पास स्कोप बहुत ज़्यादा होता है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, और इसी वजह से जो कंपनीज़ होती हैं वो एक्सपेंड कर पाती है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, फाइनेंस अवेलेबल होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए वो अपने आप को एक्सपेंड कर पाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो एडवांटेज आती है वो आती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब जब हमने देखा कि जो ओनर
हैं कंपनी के और जो मैनेजर्स हैं कंपनी के, दोनों ही हमारे पास अलग अलग होते हैं। तो किसी भी कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड एम्प्लॉय किए जाते हैं अपने पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। यदि कोई पर्सन सेल्स के अंदर अच्छा है तो उसको सेल्स मैनेजर बनाया जाएगा, कोई फाइनेंस के अंदर अच्छा है तो उसको फाइनेंस मैनेजर बनाया जाएगा, कोई आपके पास मार्केटिंग के अंदर अच्छा है तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कंपनी के उस फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल्स काम करते हैं, तो आपकी मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमारे पास डिसएडवांटेज रहती थी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जॉइंट एंड द फैमिली के अंदर, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती थी। पर यहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं वो प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन्स एम्प्लॉय किए जाते हैं कंपनी को रन करने के लिए। तो उनको उस पर्टिकुलर फील्ड का स्पेशलाइजेशन पर्सन से मिल जाता है, तो कंपनी अपने आप से ग्रो कर पाती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास थे एडवांटेजेस जो थे कंपनी के। अब कुछ हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले लिमिटेशन हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, कि जब भी आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो कंपनी फॉर्म करने से पहले एन नंबर ऑफ़ फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी पड़ती हैं। वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है किसी भी कंपनी को फॉर्म करना। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया। दूसरा हमारे पास लिमिटेशन जो हो जाती है वो होती है सीक्रेसी, क्योंकि अब एक कंपनी है, कंपनी के अंदर हज़ारों शेयर होल्डर्स हैं और हर एक शेयर होल्डर को हमारे को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड या कंपनी के डिसीजन से रिलेटेड। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन कंपनी की सीक्रेट नहीं रह पाती है, वो अवेलेबल होती है हर एक पर्सन को जो भी उस कंपनी का शेयर होल्डर है। तीसरा हमारे पास आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है कि ओनर हमारे पास कंपनीज़ के अलग हैं और जो उसको मैनेज कर रहे हैं वो अलग हैं। तो मैनेजमेंट को उतना ज़्यादा पर्सनल टच नहीं दे पाते उस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि उनको तो काम करने के बदले पैसा मिलना होता है, उनका अपना कोई डायरेक्ट बेनिफिट उसके केस के अंदर नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपका जो पर्सनल टच होता है वो पर्सनल टच कंपनी के साथ नहीं रह पाता है। तो लार्ज कंपनी जो होती हैं वो ओनर्स और टॉप मैनेजमेंट के बीच में पर्सनल टच जब नहीं होता तो पर्सनल कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ नहीं रख पाते हैं। जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या जितने भी कस्टमर होते हैं, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं, हर एक के साथ पर्सनल टच रखना कंपनी के ओनर्स के लिए मुश्किल हो जाता है। वो सिर्फ अपने मैनेजर्स तक लिमिट रह जाते हैं, सिर्फ अपने मैनेजर्स तक को वो पर्सनल टच में रहते हैं, बाकी किसी के साथ वो टच में नहीं रह पाते हैं। फिर आता है न्यूमरस रेगुलेशंस, क्योंकि कंपनी जब भी फॉर्म होती है तो गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना करके चलती है जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को फॉर्म किया जाता है। तो एन नंबर ऑफ आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो किसी भी कंपनी को फॉर्म करने पड़ते हैं। अलग अलग एजेंसीज़ आपके पास हैं जो एजेंसीज़ अपने रूल्स और रेगुलेशन बताते हैं। जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो बताता है कंपनी को फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, कोई नया डायरेक्टर लेकर के आना है उसके लिए क्या रूल्स हैं, कोई नए शेयर होल्डर्स लेकर के आने हैं उनके क्या रूल्स हैं, कोई नई इक्विटी या लोन लेना है उसके लिए क्या रूल्स हैं। तो बहुत सारे रूल्स और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। सेम केस आपके पास सेबी है। सेबी आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है कि आपको शेयर्स कैसे इशू करने हैं, शेयर्स कितने इशू कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें। तो हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेट करती हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू किसी भी कंपनी को। ठीक है, तो इतने सारे रूल्स और लीगल प्रोविज़न्स मैनेज करने पड़ते हैं जब भी एक कंपनी को हम फॉर्म करते हैं। फिर आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। यदि कोई भी हमें डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमें अपने जो सुपीरियर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर्स होते हैं, उनसे अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस डिसीजन मेकिंग के अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि फ़ाइल पास ऑन होती है एक टेबल से दूसरी टेबल और फिर लास्ट में वो ओनर तक पहुंचती है। फिर ओनर उसके साइन करके वापस दोबारा से टेबल टू टेबल भेजता है। तो डिसीजन मेकिंग कोई भी होता है तो वो डिसीजन मेकिंग के अंदर काफ़ी डिले हो जाता है किसी भी डिसीजन से रिलेटेड। फिर हमारे पास आता है ओलिग्राफिक मैनेजमेंट। ओलिग्राफिक मैनेजमेंट से मतलब हमारे पास क्या होता है कि ऊपर से तो हमारे को दिखता है कि हर कोई मैनेज कर रहा है, पर एक्चुअल के अंदर
डिसीजंस जो होते हैं वो कुछ पर्सन्स के थ्रू लिए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि यदि एक किसी कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर हैं तो हर एक शेयर होल्डर उस कंपनी का मालिक होता है। तो हर मालिक को अपने डिसीजंस, अपने सजेशंस देने का हक होता है। पर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, वो सारे के सारे डिसीजन सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर के ले लेते हैं, कंपनीज के शेयर होल्डर से पूछा तक नहीं जाता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ओलिग्राफिक मैनेजमेंट, कि आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ मैनेजमेंट पर्सन्स मिलकर के पूरी कंपनी के डिसीजन लेते हैं। जितने भी आपके पास शेयर होल्डर्स हैं उनसे किसी तरह का कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बोल देना है ओलिग्राफिक मैनेजमेंट। लास्ट आपके पास आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, यदि कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 50 या 51% के शेयर्स हैं कंपनी के, उसका डिसीजन कुछ और होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसका डिसीजन कुछ और होगा। तो अलग अलग शेयर होल्डर्स के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर कोई अपने हिसाब से सजेशंस देने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर हर एक के जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो कंपनी के केस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है इंटरेस्ट के अंदर अलग अलग शेयर होल्डर्स के बीच में। तो ये हमारे पास लिमिटेशंस हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज जो हमने किया है बेसिकली कंपनी होती क्या है और कंपनी की फीचर्स क्या थी, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, इसके